नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों आज बात करेंगे भारत के नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित के बारे में। इस संदर्भ में जो टर्म आते हैं लाइक कूटनीति, वैदेशिक संबंध और इन सभी के बारे में जानते हुए जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे होते हैं तो किन प्रकार के ट्रैक पॉलिसीज़, किन प्रकार के वार्ताओं के दौर चलते हैं, किस प्रकार के हमारे नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और क्या नेशनल इंटरेस्ट वैदेशिक संबंधों में किस प्रकार का ओहदा रखते हैं। क्या हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है या किसी अन्य देश की तुलना में हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अन्य देशों के मुकाबले, उनके संबंध के मुकाबले उनको नीचे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि कभी कभी कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडल हमारे यहाँ वार्ता के लिए आते हैं और सेम चीज़ें हम भी किसी अन्य देश के लिए करते हैं। तो अभी जो है भारत का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि उच्च स्तरीय है, माने कि हमारे यहाँ राजनाथ सिंह और हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी आजकल जापान के दौरे पे हैं। क्या मायने हैं इस संबंध के, इस दौरे के और इस वार्ता के, इस बारे में जानेंगे। और जानेंगे इस बारे में कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूज़ होने वाले टर्म्स जो कि ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, 1.5 ट्रैक या 2 पॉइंट ट्रैक, इन सब के बारे में कि इन चीज़ों के बारे में कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है भारत की कूटनीति में। हम यह भी ध्यान देंगे कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कूटनीति होती क्या है, इस बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भारत और जापान का रिलेशन कैसा है। इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी जान लेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या हमारा जापान इंडो जापान के बारे में हम डिस्कस करते समय ये भी जान लेंगे कि हम दोनों के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, हम दोनों की जो डिप्लोमेसी है वो क्या है आज के दौर में, और रिवर्स बैक टू हिस्ट्री। साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि क्या हमारा इनसे जो रिलेशन है या इनके अलावा किसी और भी संबंध, किसी और देशों जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, रिलेशंस बनते कैसे हैं, किस आधार पे बनते हैं और किस लेवल तक बन पाते हैं, उसके ऊपर नहीं ले जाना है, उसके नीचे नहीं ले जाना है, इन सभी के बारे में देख लेंगे। जब भी यहाँ का देश चेंज होगा ना, मतलब इंडो वर्सेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ का देश चेंज होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। यह ध्यान रखिएगा कि जब भी अभी हम जापान के बारे में बात कर रहे हैं तो जापान इज़ अवर फ्रेंडली स्टेट। तो अभी जो है कि जापान के बारे में हम इसके बारे में जब बात करना शुरू करेंगे तो चीज़ें अलग होंगी। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे तुरंत टर्की रख दें या कोई और कंट्री ऐसा रख दें जो कि हमारी फ्रेंडली स्टेट हो या एनिमी स्टेट हो, जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं वो चेंज जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कूटनीति, जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, पहले तो वही समझ लेते हैं कि कूटनीति क्या होती है। कूटनीति का मतलब डिप्लोमेसी इन द सेंस व्हाट, कि हम अपने कार्य को सुगम रूप से सफल बना लेने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, इस सभी हथकंडों को यूज़ किया जाता है कूटनीति में। अब जैसे कूटनीति का मतलब है दो चीज़, एक तो वार हम नहीं करेंगे, दूसरा कम से कम संसाधनों का उपयोग करके हम अपने हित की चीज़ें, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। मतलब ये कि बिना युद्ध किए और बिना किसी विशेष संसाधनों को गंवाए हुए, खर्च किए हुए हम अपने लिए किस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, यही हमारा कूटनीति है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भारत से कोई प्रतिनिधिमंडल बाहर जाता है या भारत में कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो उसका ना पहले से गोल तय होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किन किन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, किन किन विषयों पे हमारा फोकस रहेगा। तो अभी जो कि भारत के 2 उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल, यानी कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आजकल कहाँ हैं, जापान के दौरे पे हैं। क्यों है, इसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही हम यही बात कर लेंगे कि क्या हमारा इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, इनसे हमारा रिलेशन कब से है, क्या अभी स्टार्ट हुआ या कब से शुरू हुआ। तो आइए पॉइंट इसके सारे टर्म्स के बारे में
देख लेते हैं। हम देख रहे हैं इंडो जापान रिलेशन में करंट की चीज़ें जो कि अभी जापान में चल रही है। देखिए, सबसे पहले बात कर लीजिए इसके हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, एक ये टर्म है ना 2+2 वार्ता। 2+2 का मतलब ये है कि जापान और इंडिया, इन दोनों देशों के दो प्रमुख मंत्री, जैसे कि आपको आइडिया लग गया होगा, भारत से कौन गए हैं? राजनाथ जी गए हैं। और कौन गया है? एस जयशंकर जी गए हुए हैं। ये कौन है? विदेश मंत्री हैं। ये कौन है? रक्षा मंत्री हैं। तो यूं ही सेम इन जापान, यहाँ के रक्षा मंत्री और यहाँ के विदेश मंत्री, जब किन्हीं दो देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ एक टेबल पे बैठते हैं किसी चर्चा के लिए, किसी वार्ता के लिए, किसी विचार के लिए, तो इसे बोलते हैं 2+2 वार्ता। ठीक है, ये उच्च स्तरीय वार्ता होती है, इसे शिखर वार्ता भी कभी कभी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमको 2+2 वार्ता हो गई। हिस्ट्री देख लीजिए जापान से इंडिया की हिस्ट्री क्या है। देखिए, मोदी जी के साथ ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मोदी जी जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पे अपना कुछ ऐसा पुराना ऐतिहासिक संबंध निकाल के आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ बहुत प्राचीन सा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा है भी, भारत विश्व गुरु था और वापस से विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें निकल ही आती हैं। ठीक है, तो जापान के संदर्भ में भारत से जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि एक तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही विलग प्रभाव वाले व्यक्तियों को भी ना अपना बना देता है। मतलब ये है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि आपसे, वो लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट उनके साथ नहीं मैच कर रहा है, लेकिन जब कोई एक धर्म विशेष से आप जुड़े होते हैं, धर्म का और भी मतलब होता है, लेकिन अभी मैं धर्म का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ मजहब से ही ले रहा हूँ। ठीक है, हालांकि धर्मम दशकम लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण हैं, इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। अभी मैं विशुद्ध मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने भी आ सकते हैं कि क्या आपसे मेरी राय मैच करते हैं या नहीं, आपके इंटरेस्ट मुझसे मैच करते हैं या नहीं। इस संदर्भ में भी ऐसा कभी कभी होता है कि लोग आपसे हट जाते हैं, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। या ये संदर्भ मैं देशों के लिए भी ले रहा हूँ कि किसी ऐसे देश में जिससे आपके धार्मिक अनुपात के रूप में धार्मिक जो संबंध है वो अगर जुड़ाव के साथ मजबूती से हैं, तो आपके संबंध हो सकता है कि ज़्यादा देर चल पाएँ। या आप जिस धर्म को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो और दूसरा सामने वाला जो व्यक्ति है, जो देश है, वह उस दोनों को बीच में जो है कि डिफरेंस या अंतर ज़्यादा आ जाता है, तो धार्मिक संभावनाएं खत्म होती हैं, और धार्मिक संभावनाएं खत्म होते ही कूटनीतिक संबंधों में भी थोड़े थोड़े दरार आने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये था कि एक जो ये बौद्ध धर्म है ना, ये जापान और भारत को एक साथ मैत्री के रूप में दिखाने का काम करता है, और ये बहुत ही मजबूत काम करता है। मैं विशुद्ध मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत में शुरू हुआ बौद्ध धर्म और यह फैला कहाँ तक? जापान तक। अब आपको आइडिया होगा कि सिर्फ जापान तक ही नहीं फैला, हालांकि बौद्ध धर्म तो बहुत जगहों तक फैला, लेकिन भारत में इसकी एक अलग महत्ता है। बुद्ध के निर्देशानुसार कार्य करने वाले और साथ ही यहाँ पर शासन करने वाले जो महान शासक रहे, उसमें आपको सबसे पहला जो नाम याद आता होगा वह होगा अशोक का। ठीक है, अब इस बात पे आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हलाकू खां का पोता चंगेज खां भी बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मैं पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ, उसको भी मैं पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अफ़गानिस्तान में अभी बामियान बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ, मैं चाहता नहीं उस पर जाना, पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि हाँ, किसी धर्म विशेष को अगर मैं, जैसे इस चीज़ को ऐसे समझा सकता है कि अगर मैं यहाँ किसी चीज़ को समझा रहा हूँ, तो आप में से अगर कोई भी जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, यह ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से जो चीज़ें दे रहा हूँ उस सेम एज इट इज़ आपके साथ कोई आपके साथ बैठा वाला भी ले ले। मतलब जिस स्थिति में आप मुझे समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति उस स्थिति में मुझे उस चीज़ को ना ग्रहण कर पाए जिस चीज़ को मैं यहाँ से देना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि वो स्लिप करे वहाँ से।
तो ऐसा ही मतलब यहाँ भी है कि कुछ बुद्ध जो कि अशोक बनाते हैं, कुछ अशोक जो ऐसे हैं जो कि बुद्ध को इस तरह से अपनाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उसको दूसरे तरह से भी यूज़ कर लेते हैं। मैं भी उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म जो कि भारत में शुरू हुआ पूरे विश्व में फैला, जिसमें कि एक जापान भी था, ठीक है। और जापान के जो शिक्षक, पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, जो जापान के शिक्षक और छात्रगण थे वो भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, पठन और पाठन करने भी आया करते थे। यह एक ऐतिहासिकता का संबंध है जापान के साथ। यह मैं ऐतिहासिक दृष्टि का संबंध बता रहा हूँ। अगर मैं भी रिसेंट की बात करूँ भारत की आज़ादी के समय का, तो एक सबसे अच्छा नाम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, आपको आइडिया होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई भारत की आज़ादी में सहयोग करने के लिए, वह बनाई जापान के सुभाष चंद्र बोस ने बनाई INA कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, और ये सुभाष चंद्र ने बनाई थी INA, और जापान की गवर्नमेंट की जो सेना रही वो रही इंपीरियल आर्मी, ठीक है। तो आज अगर आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुभाष चंद्र बोस की INA और जापान गवर्नमेंट की इंपीरियल जो आर्मी थी, इन्होंने साथ लड़के ये चाहा था कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में मुक्ति दिलाई जा सके भारत को, ठीक है। यह इनका ऐतिहासिक संबंध रहा। दूसरी एक और चीज़ हम जो बात करना चाह रहे हैं वो इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि क्या 2+2 वार्ता हम लोगों ने देख रखी है, वो क्या होती है, और अभी अभी जो वार्ता हो रही है इसके पूर्व में जाएं। ये जो 2+2 वार्ता अभी हो रही है जो दो लोग के बीच है, राजनाथ सिंह और जयशंकर जी गए हुए हैं, साथ ही यह तो हो रही है 2022 में, अभी हो रही है। इसके पहले 2019 में यह वार्ता एक बार फिर से हुई थी, जबकि जापान का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उस समय उनके PM थे शिंजो आबे। उस समय उनके CM थे शिंजो आबे। उस समय भी जो है कि 2+2 वार्ता हो रखी थी। भारत इनका जो है कि मेजबान देश था। आज के डेट में मेजबान देश कौन है? मेजबान देश वो होता है जिनके यहाँ आयोजित किया जाता है। ऐसे आयोजन जहाँ पे आयोजित किए जाते हैं वह देश मेजबान देश होता है। और इस बार जो है कि जापान स्वयं मेजबान देश है और इस बार जो है कि 2+2 वार्ता में फिर से जापान में हो रही है और इस समय वहाँ के PM हैं किशिदा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2019 में हुई वार्ता में PM शिंजो आबे थे। 2022 में जो वार्ता हो रही है अभी रिसेंट में, उस समय जो PM है जापान के वो हैं किशिदा। एक और कॉमन चीज़ है, इन दोनों के समय जब भारत के PM की बात करेंगे तो उस समय भारत के PM और आज के डेट में भारत के PM जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी ही हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉलिसी 2+2 की अपनाई जा रही है ये क्या है। देखिए भारत के कूटनीतिक संबंधों में या किसी अन्य देश के संबंधों में जब बात की जाती है तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं और उसमें यूज़ की जाती है कूटनीति। और कूटनीति के अपने कई पैमाने हैं, कई स्तर हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 1.5, ट्रैक 5 ऐसे करके चलती है। तो यह जो 2+2 वार्ता है ना, ये बिल्कुल नज़दीक है या कह सकते हैं ट्रैक 1.5 की वाहक है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यहाँ से है कि जब इस प्रकार के प्रतिनिधिमंडल बाहर जाते हैं तो इन्हें 2+2 का दर्जा दिया जाता है। इन्हें डील करने के लिए किस प्रकार की पॉलिसी या किस प्रकार के ट्रैक का यूज़ किया जाता है, तो यह ट्रैक 1.5 की पॉलिसी है, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रैक 1 पॉलिसी में क्या होता है, ट्रैक 2 पॉलिसी में कहीं कहीं क्या होता है कि सीधे नागरिक से नागरिक का संबंध जोड़ा जाता है। नागरिक से नागरिक का संबंध जोड़ने का मतलब है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक टेंशन्स बढ़ रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच करा दिया जाए तो वहाँ के जो लोग हैं आपस में मैच देखने आएंगे, साथ बैठेंगे, हो सकता है कि मैत्रीतापूर्ण संबंध बने और संबंध राजनीतिक संबंधों से इतर अच्छे नागरिक संबंध का निर्माण कर जाएं, ऐसा हो सकता है। 2+2 का आप देख ही रहे हैं,
कि क्या कैसे किया जाता है। साथ ही साथ कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं साहित्यकार हो, कहीं बड़े लेखक हो, कोई बहुत बड़ी हस्ती हो, क्रिकेटर हो, फिल्मी जगत की दुनिया हो, इन लोगों का जो है कि एक कोलैबोरेशन कराया जाता है। कोलैबोरेशन इन द सेंस कि कोई मीटिंग कराई जाती है, एक इन जनरल से मीटिंग कराई जाती है, एक औपचारिक सी अनौपचारिक सी, कि मिलें, बातचीत करें, दोनों देशों के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उन दोनों का मिलन हो, बातचीत करें, एक निष्कर्ष निकालें और अपने घर जाएं। ठीक है, इन सभी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि राजनीतिक संबंध भले खराब चल रहे हैं, नागरिक संबंध अच्छे चले। ये एक राजनीतिक संबंध को ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक पहल मात्र है। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो हम ये देख लेंगे कि भारत के द्वारा इनिशिएट किए गए और मेजबान राष्ट्र जापान के द्वारा शुरू किए गए 2+2 वार्ता में निष्कर्ष क्या है, और उसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि यह चीज़ें बुलाई क्यों गई हैं। देखिए, एक ट्राइंगल है, इंडिया, जापान, चाइना। ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें जो सबसे बदमाश बच्चा है वो है ये चाइना। यह दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। एक अंतर क्या है इन दोनों राष्ट्रों में कि इंडिया और चाइना यह दोनों परमाणु संपन्न राज्य हैं। यह घोषित रूप से, जापान जो है वह घोषित रूप से परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, मतलब परमाणु नहीं है, या हैं भी तो घोषित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, भारत और जापान। तो ऐसे लोग जो कि लोकतांत्रिक राष्ट्र का समर्थन करते हैं, वह चीन की विस्तारवादी नीतियों से अक्सर परेशान रहते हैं। आपने OBR भी सुना होगा, BRI परियोजना सुनी होगी, और आपने यह भी देखा होगा कि चाइना की एक पॉलिसी है, हमेशा से रही है विस्तारवादी, और इस नीति को जो ये फॉलो करते हैं, तिलचट्टा देखा होगा आपने, तिलचट्टा के 5 पैर या हाथ जो भी कह लें उसे होते हैं, और इनके जो विस्तारवादी नीति के जो प्रमुख समर्थक रहे, ठीक है, उन्होंने यह नीति दे रखी थी। ठीक है, तिलचट्टा वाले, उनका ये कहना था कि अगर चाइना को एशिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखना है तो 5 जगहों पे जो है कि अपनी प्रभुत्व बनाए रखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ बनाए रखना पड़ेगा? अगर तिलचट्टे को यहाँ बीच में रख लें तो 5 जगहों पे इसको बनाए रखना है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और जो समुद्री राष्ट्र है मालदीव्स। ठीक है, इन 5 पे अगर देखिए समय समय के साथ, अभी जो इन्होंने मूल रूप से दिया था वो ये दिया था, लेकिन समय समय के साथ जब इनकी नीतियाँ चेंज होती हैं और ये देखते हैं कि जिस भी राष्ट्र की मजबूती बढ़ रही है उसको झुकाने के लिए हो सकता है कि मालदीव्स को हटा के इनका ज़्यादा फोकस नेपाल पे हो जाए, या कभी कभी इनका जो है कि इसको हटा के बांग्लादेश पे हो जाए, कभी म्यांमार पे हो जाए, या कहीं और। कुल मिला के 5 जगहों पे इनको अपना पैर रखना ही रखना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर एक तिलचट्टा है वो 5 जगहों पर अपनी नियंत्रण बनाए रखेगा तो ऐसे में एशिया कंट्रोल रहेगा, और इसी एशिया कंट्रोल करने के लिए सभी परेशान हैं। जबकि आपको यह आइडिया होगा कि भारत एशिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हमेशा से काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है। आजकल बाढ़ से प्रभावित है पाकिस्तान ने कहा कि हमारे डैम को जो है कि आप मरम्मत करने के लिए हमें कुछ लोन दे दीजिए। चाइना ने कहा कि पुराना लोन चुकाया नहीं अभी तक, वापस से दूसरा लोन मांग रहे हो। तो अब जो है कि बड़े भाई की भूमिका में अमेरिका आ गया है, जो कि FATF में सूचीबद्ध होने के बावजूद पाकिस्तान को दे रहा है आर्थिक सहायता। अभी जो है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता दी है। देखिए, इसको देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से एशिया की गतिविधि को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना।
कहने का सेंस ये है कि अभी तक भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस थे बड़े अच्छे और बड़ी ऊंचाइयों पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है, जब से भारत ने अपने आप को तटस्थ बनाया है कि ना मैं रूस का साथ दे रहा हूँ, ना मैं यूक्रेन का साथ दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब वोटिंग होती है तो हम एब्सेंट हो जाते हैं वहाँ से। एब्सेंट होने का मतलब ये कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, और यही रीज़न है कि बड़े बुजुर्गों के सुझाए गए जो पहलू होते हैं ना, जो उनके नियम कानून जो बताए गए हैं हमें, जो लेसन्स दिए गए हैं उनके द्वारा, कभी कभी काम आते हैं। नेहरू जी ने नाम की घोषणा की थी, आइडिया होगा आपको, नॉन अलायंस मूवमेंट। ठीक है, मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो करंट सिनेरियो है जापान के साथ और भारत क्यों वहाँ पर करने गया है, इसलिए बता रहा हूँ। कहीं कहीं हमें तटस्थ भी होना पड़ता है, कहीं कहीं हमें एकदम प्रखर रूप से समर्थन भी करना होता है। अभी तक हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन बढ़िया चल रहा था। जब अमेरिका ये देख रहा है कि ये हमारे खेमे से हटके कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वह चेक एंड बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत को अब जो है कि पाकिस्तान को उसने आर्थिक सहायता दे दी है, जबकि FATF की लिस्ट में पाकिस्तान पहले से है। ठीक है, FATF लिस्ट क्या है, आतंकवाद संबंधित है, इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी उसने जो है कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना शुरू कर रखा है। भारत को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि भारत को अपना आइडिया है कि हमें अपने देश के साथ और भी चीज़ें बना लेनी हैं। जब से क्वाड 2 का गठन हुआ है तब से चीज़ें बढ़ गई हैं। अभी देखिए जो जापान के साथ, अब देखिए जो जापान के साथ 2+2 वार्ता हो रही है, यह आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा कि क्यों हो रही है। दरअसल अगर अमेरिका भारत को एशिया में कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को सहयोग दे सकता है, तो जापान को सहयोग दे के और जापान सहयोग लेके भारत एशिया में चाइना को कंट्रोल कर सकता है, या चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैंने वो ट्रायंगल बना के आपको समझाया था, इंडिया, चाइना और जापान। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अभी तक जो है कि अमेरिका की नीति आपको समझ में आ रही थी, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को अन्य सपोर्ट देने जाने के बाद से यह स्थिति शुरू हुई है कि जापान को सहयोग दे के या जापान सहयोग लेके चाइना को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। चाइना एक ऐसा लड़का है जो कि अमेरिका के हाथ से निकल गया है। अब अमेरिका की बस उस पर नहीं चलती है, अब वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेलना चाहता है, ताकि जो है यह चीज़ें प्रभावित रहें, हमेशा से डिस्टर्ब रहेगा एशिया, तभी उनकी कुर्सी जो वर्ल्ड वाइड है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, आपने पावर ऑफ सेपरेशन का पिरामिड भी देखा होगा, कुछ ऐसा ही है। अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है, बाकी भारत व अन्य देश नीचे आते हैं, वह अपनी स्थिति मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं ये। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशुद्ध लाभ पे चलते हैं, विशुद्ध लाभ पे। मोदी जी भी जापान के साथ जो कर रहे हैं, या जापान मोदी जी के साथ जो कर रहा है, भारत के साथ जो कर रहा है, अपना लाभ देखते हुए कर रहा है। क्वाड का सदस्य हैं दोनों लोग, सभी लोग अपने लाभ को देखते हुए ही करते हैं। यही है आपकी कूटनीति। अब आइए देख लेते हैं कि इसका मेन, ये 2+2 वार्ता का मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य ये है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर और साउथ ईस्ट चाइना सी, इन दोनों में जो है ना, युवाओं के लिए रोजगार अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे फिशरीज की अनेक संभावनाएं हैं। साथ ही जो हमारे कोस्ट कटे फटे या छटे फटे हैं, उनको जो है कि जोड़ के कुछ हिस्से जापान के साथ शेयर करके हम कुछ, जैसे अभी हमने चाबहार को जो है कि कुछ चाबहार का बंदरगाह हमने ले लिया, अपना कुछ हिस्सा ज़मीन देके, वैसा ही कुछ यहाँ भी समझौते किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही यह जब समझौते होंगे और वर्ल्ड मीडिया इसको जो है कि प्रेजेंट करेगी, तो निश्चित तौर पे चाइना के साथ साथ अमेरिका पर भी एक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, अब भारत पुराना राष्ट्र नहीं है जिसको हम अपने हिसाब चला सकते हैं। भारत एक सॉवरन स्टेट है जो कि अपनी मनमर्जी पर अपनी सॉवरन स्टेट को ध्यान में रख के ही कोई निर्णय लेता है। इन सब के साथ राजनाथ सिंह प्लस जयशंकर जी पहुँचे हुए हैं जापान। आज पीएम मोदी जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मोदी जी पहुंच गए हैं रशिया, और रशिया से मुलाकात कर रही है उन्होंने पुतिन से। अब आप समझिए
किस प्रकार के टेंशन से जूझ रहा होगा अमेरिका और चाइना। मतलब ये है कि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि हम आप पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, अगर आपने यूक्रेन को वार नहीं रोका, आपने उसके लिए इनिशिएट नहीं किया चाइना रसिया से, तो भारत तटस्थ रहा, वोट से एब्सेंट रहा। और अब जब चीज़ें सामान्य हो रही हैं तो मोदी जी पहुंच गए हैं जन्मदिन की बधाई लेने के लिए। वर्ल्ड सिनेरियो की चीज़ें ना बड़ी मस्त हैं, बड़ी अच्छी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि वहाँ युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार की संभावना है, फिशरीज़ हैं, समझौते हैं, और वहाँ पर शिप्स जो हमारी जाती हैं, शिप्स जो हैं वो, प्लस हमारा जो है कि ट्रेड, हिंद महासागर से होते हुए जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं वो सारे, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना जिन पर भारत को अपनी सहमति बना लेना अन्य देशों के साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम क्वाड 1 के भी सदस्य हैं, क्वाड 2 के भी सदस्य हैं, तो उनमें जो सदस्य हैं और जो सदस्य क्वाड 2 में हैं, हम सभी के साथ जो है कि अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं ताकि हमारा ट्रेड बहुत ही अच्छा चलता रहे। और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के संवर्धित होने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है उसका ट्रेड, उसका व्यापार, उसका वाणिज्य। अगर अच्छा है तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अमेरिका आज अगर शक्ति के पृथक्करण में टॉप पे बैठा हुआ है तो भी इसीलिए बैठा हुआ है कि उसका ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2013 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इसीलिए अमेरिका के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इसीलिए भारत को अप्रोच भी किया गया था। भारत को NFSA 2013 एक्ट के लिए इसीलिए अंबर बॉक्स सब्सिडी छूट भी दी गई थी कि आप FTA में जो है कि एंट्री ले। अगर इंडिया एंट्री लेता है तो एशियन देश भी जो है कि प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे FTA का सदस्य बनने के लिए। भारत की स्थिति बदल चुकी है, भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देख लेंगे। थैंक यू सो मच।